जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 36। आज के लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे हम कल के लेक्चर से रिलेटेड, और इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। और इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में एक इंतहाई अहम चीज़ है जो आईकैप अक्सर केस स्टडीज़ में टेस्ट कर लेता है। वो चीज़ क्या है, कैसे टेस्ट करता है, इसको हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव में डिस्कस करेंगे। पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। शाबाश, कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई। जी अगर डेटर ने पेमेंट दी, इंस्ट्रक्शंस नहीं बताई किस डेट को एडजस्ट करना है, क्रेडिटर ने भी पैसे छुप करके रख ली है, उसने भी डेटर को नहीं बताया कि मैंने किस डेट को एडजस्ट किया, ठीक है, या किसके लिए ये एलोकेशन की, दोनों ने स्पेसिफाई नहीं किया। अब एलोकेशन किस तरीके से होगी? अब जो लॉ के रूल्स हैं उनके मुताबिक एलोकेशन होगी। इसके बाद अगर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद डेटर को या क्रेडिटर को होश आ जाए, वो एलोकेशन करना चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब टाइम उनके हाथ से गुजर चुका है। अब एलोकेशन जो लॉ के रूल्स हैं उसके मुताबिक ही होगी। अच्छा, एग्जाम में कभी भी आपसे जजमेंट नहीं पूछेगा, हमेशा आपको बताएगा कि डेटर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि नहीं दी, क्रेडिटर्स ने एलोकेशन किया कि नहीं की, हमेशा बताएगा। ठीक है जी। तो अगर डेटर एलोकेशन कर दे उसके रूल के मुताबिक, अगर क्रेडिटर कर दे उसके रूल्स के मुताबिक, अगर दोनों ही ना करे लॉ के रूल्स के मुताबिक एलोकेशन होगी। और लॉ के रूल्स क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ डेट के लिहाज से जो पहले डेट ड्यू है वो उसकी एडजस्टमेंट पहले होगी, जो बाद वाला है बाद में। लेकिन किसकी नहीं होगी एडजस्टमेंट? डिस्प्यूटेड डेट की एडजस्टमेंट नहीं होगी, और जो टाइम बार डेट है उसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। शाबाश जी। डिस्प्यूटेड डेट जिसपे झगड़ा हो, मैं आपसे कहूं आपने पैसे देने, आपके मैंने पैसे नहीं देने, उनको भाईजान भूल गए, वो जो आपको, हाँ जी, वो जो आपको हमने कपड़े भिजवाए थे, कपड़े के थान भिजवाए थे 10 थान, तो वो आगे से कहेगा अच्छा 10 थान भिजवाए थे, उसके अंदर तो सारे कपड़े जो है थे वो कटे हुए थे, वो किसी काम के नहीं थे, हम उसके पैसे नहीं देंगे। डिस्प्यूट राइज हो गया। इस डेट का फैसला कोर्ट करता है। ये कोई एक पार्टी अपनी मर्जी से इसका फैसला नहीं कर सकती। डिस्प्यूटेड डेट समझ आ गया मेरा भाई? मेरा भी एक सवाल है आपसे, एक टाइम बार डेट क्या होता है ये बताएं। हाँ, जिसकी ड्यू डेट को 3 साल गुजर गए हो, 3 साल में सुनना चाह रहा था, शाबाश, वो टाइम बार डेट है, बिल्कुल ठीक। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? शाबाश, पूछे नहीं पूछना? चलिए फिर 5 पेपर की तरफ चले। हाँ शाबाश। जो डेटर है सिर्फ वही मतलब इंटीमेट कर सकता है, अगर किसी ने कोई मतलब गारंटी दी हो डेट से रिलेटेड, जो पेमेंट करने वाला है वही इंटीमेट करेगा कि भैया मेरी पेमेंट को किस तरह डेट में एडजस्ट करना है। डेटर के अलावा डेटर का हमसाया कोई, उसका कोई दोस्त हो, नहीं कर सकता अनलेस के वो एजेंट है। डेटर या उसका एजेंट कर सकता है, इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं कर सकता। अगर कोई गारंटर है वो भी नहीं कह सकता, सिर्फ डेटर ही स्पेसिफाई करेगा कि मेरी पेमेंट को तुमने किस डेट में एडजस्ट करना है। जी भाई, दोनों पार्टीज ने अप्रोप्रिएशन ना की हो तो सबसे पहले कौन सा डेट एडजस्ट होगा? टाइम बार्ड होगा क्या? टाइम बार्ड नहीं होगा, ऑर्डर से चलेंगे। अगर ऑर्डर के अंदर टाइम बार्ड पहले आ गया तो पहले वो एडजस्ट होगा। अगर टाइम बार्ड बाद में है, पहले रेगुलर वाला डेट है तो पहले रेगुलर वाला, यानी टाइम के लिहाज से जो जो डेट आता जाएगा एडजस्ट होता जाएगा। सिर्फ डिस्प्यूटेड डेट एडजस्ट नहीं होगा। टाइम ड्यू डेट वाला होगा या जब मिला था डेट? टाइम ड्यू डेट वाला होगा, ठीक है। ड्यू डेट, क्रेडिट पीरियड का आपने कभी टर्म सुनी है? क्रेडिट पीरियड का नाम सुना है कभी काउंटिंग में? मुकरजा नहीं सुना कभी? क्रेडिट पीरियड क्या होता है? इन भाईजान को मैंने उधार सेल की, इनको किताबें बेची, उधार सेल, आज तारीख क्या है? 17 मई की डेट, और मैंने लिखा आपके पास क्रेडिट पीरियड है 1 मंथ।
ट्रांजैक्शन हुई 17 मई को, ड्यू कब है? 16 जून को, महीना 16 जून या 17 कहने फर्क नहीं पड़ा, जून 16 जून। तो जो 3 साल गिनने हैं वो 17 मई ट्रांजैक्शन की डेट से गिनने हैं कि 16 जून जब ड्यू हुई अमाउंट, जब ड्यू हुई अमाउंट तब से। बिजली का बिल आता किसी और दिन है, ड्यू डेट बाद वाली होती है, तो ओवर ड्यू कब होता है? वो ड्यू डेट गुजरने के बाद। तो हमारे लिए रेलिवेंट डेट क्या होगी? ट्रांजैक्शन की डेट के ड्यू डेट। फिर से बताएं हमारे लिए रेलिवेंट डेट कौन सी है? ट्रांजैक्शन की डेट के ड्यू डेट। जब कभी टाइम बाद डेट हुआ कि नहीं कैलकुलेट करना है तो ड्यू डेट के हिसाब से 3 साल गिनने हैं। पक्का? डन। और कोई क्वेश्चन? चलिए अब पास्ट पेपर के क्वेश्चन आई, क्या आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं ध्यान से। कह रहा है ब्रीफली डिस्कस टू विच डेट फॉलोइंग पेमेंट्स वुड बी अप्रोप्रिएटेड। बताओ जरा ये वाली पेमेंट्स किस डेट को अप्रोप्रिएट होंगी? बताओ जरा। पहला, आजम ओव्स टू बाबर। ओव्स का मतलब क्या होता है? मकरूज है। कर्जा किसने लिया? आजम ने के बाबर ने? आजम ने। आजम ओव्स टू बाबर। अमंग अदर डेट्स द सम ऑफ रुपीज 567। दूसरे डेट भी थे, उसमें 567 रुपए उसने देने थे आजम। बाबर राइट्स टू आजम एंड डिमांड्स पेमेंट ऑफ दिस सम। बाबर कहता है भाई 567 रुपए दे। आजम कहता है ये ले 567 रुपए। ये किस डेट की एडजस्टमेंट होगी? 567 वाली या किसी और की? पता चल रहा है किस डेट की बात हो रही थी जिसके पैसे दिए हैं उसने। ठीक है, हालांकि स्पेसिफाई देखा जाए तो उसने क्वेश्चन के अंदर नहीं किया कि आजम ने पैसे बेचते हुए से कहा ये 567 वाले डेट, लेकिन कंटेक्स्ट में बाबर डिमांड 567 कर रहा था, तो जो उसने एग्जैक्ट उसी अमाउंट की पेमेंट कर दी। तो एग्जैक्ट उसी अमाउंट की पेमेंट क्या साबित करता है? हाँ, और बात भी उसकी हो रही थी। चलो अमाउंट के ऊपर आप आर्गुमेंट फिर भी कर सकते हैं, कंटेक्स्ट में डिमांड उसने जो किया था उसी की सेटलमेंट होगी। B. Azam owes Babar among other debts rupees 1000 related to invoice number 27 which falls due on 1st June. He owes Babar no other debt of that amount. On the 1st June Azam pays to Babar rupees 1000. दो चीजें हमें बता रही है कि 1000 की ही एडजस्टमेंट हुई। पहली चीज अमाउंट 1000 देना का डेट ड्यू था, 1000 ही दिया, अमाउंट मैच हुई। दूसरी ड्यू डेट भी 1 जून थी, तो 1 जून को जो पेमेंट की वो उसी डेट की जो उससे। क्लियर हुई है बात? और सबसे बड़ा हिंट क्या था? नहीं भाईजान, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बट ठीक है, नहीं ठीक है, ये दो चीजें इनमें रखिएगा, एक अमाउंट मैच हुई और दूसरा डेट मैच हो गई। Azam owes C. Azam owes several debts to Babar. One of them rupees 100,000 is time barred. Azam sends rupees 2 lakh to Babar without indicating debt which is to be appropriated. Without indicating. Azam ने 2 लाख भेजा without indicating. बाबर तो खुश हो गया होगा। बाबर तो खुश, बाबर क्यों खुश हुआ होगा? अब उसकी अपनी मर्जी चलेगी। अब किसकी मर्जी चलेगी? बाबर की। बाबर चाहे तो कोई सा भी डेट एडजस्ट करवा सकता है। क्या ये टाइम बार जो हो चुका है इसकी भी एडजस्टमेंट हो सकती है इस 2 लाख में? यस, इसकी भी एडजस्टमेंट हो सकती है। क्लियर हुई ये बात? डी. आजम ओज बाबर 3 डेट्स। 150,000 18 अप्रैल का है, 300,000 18 अप्रैल का एंड 400,000 25 अप्रैल का। आजम सेंड्स रुपीज 90,000 टू बी ऑन 20 मई। तो क्या तीनों में प्रोपोर्शनेट हो जाएगा? 150,000 में सारी। अब देखें किसी ने भी एलोकेशन नहीं की तो क्या होगा? नहीं, ये पहले वाले डेट में सारी एडजस्टमेंट नहीं हो जाएगी। हाँ, पहले वाला डेट कोई भी नहीं, सेम डेट पे 2 डेट है, तो 90,000 150 पे भी और 300 पे भी तो करे प्रोपोर्शनेट। सवाल आता है, ये मैथ आता है। देखिए क्या अमाउंट आई, क्या अमाउंट आई? कैलकुलेटर किधर है? कैलकुलेटर, क्या लॉ के पेपर में कैलकुलेटर लेके जाना है?
ये 9 था। लेके जाना है क्या? बिजनेस लॉ के पेपर में कैलकुलेटर लेके जाना है? मोबाइल जी। ये टेम्परेचर कम कर दें एसी का कि फ्लो ऊपर करवा दे, फ्लो ऊपर करवा दे भाई। कोई टीए है तो इस एसी का फ्लो ऊपर करवा दिए इसके। ओ भाई एलोकेशन बताओ कितनी हुई? 30,000 60,000 ये 150 वाले को 30,000 एडजस्टमेंट हुई और 3 लाख वाले को 60,000 और 300,000 वाले को 60। क्लियर? क्या बता दूं? फार्मूला बता दूं? क्या यार ये? अच्छा खुश हो रहा है, देख सर को फंसा दिया मैंने, सर के 5 मिनट ज़ाया करवा दिए मैंने। किस चीज का फार्मूला? ये 90,000 की अमाउंट इन दोनों में एडजस्ट कर, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। देखें हमने एडजस्टमेंट कैसे कर, टोटल डेट कितना हो गया? 300 प्लस 150 कितना हुआ? 4। ये 450 समझ आ गया कैसे आया? तो अब देखिए एलोकेशन कितने डेट की करनी है? 90,000 की। ठीक है, किस रेशो में? 150 और 300 में। तो 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 150 डिवाइडेड बाय 450। ये 150 वो है जिसमें एलोकेशन करनी है, ये 450 टोटल है। कर मेरा भाई कैलकुलेशन। क्या जवाब है? नहीं ऐसे नहीं कैलकुलेशन कर, जवाब क्या आया? कैलकुलेटर बैग में रख के समझना। क्या मेरे भाई को क्या समझ आएगा यार? कैलकुलेशन करना। जब तक हाथ से आपने कैलकुलेशन ना करे ना, कंसेप्ट जहन में नहीं बैठता। जी क्या है आंसर? 30,000। अब मेरे भाई को समझ आई तो खुद बताएगा 300 का फार्मूला क्या होगा। पहले वो डेट लिखे जिसको एलोकेशन 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 300 जिसमें एलोकेशन, जिसको एलोकेशन करनी है, मल्टीप्लाई बाय जिसमें एलोकेशन करनी है, डिवाइडेड बाय टोटल। अब समझ आ गई? अब अलर्ट रहना, अगली कैलकुलेशन मैंने आपसे ही करवानी है। आजम ओव्स ₹100,000 एज प्रिंसिपल अमाउंट एंड 20,000 एज इंटरेस्ट। आजम सेंड्स 30,000 टू बाबर। तो पहले प्रिंसिपल हुआ था ना, पहले प्रिंसिपल पे होगा, पहले मार्कअप पे होगा, पहले मार्कअप। अच्छा, प्रिंसिपल और मार्कअप दोनों में प्रोपोर्शनेट होगा। हाँ ठीक है, पहले मार्कअप होगा, पहले मार्कअप एडजस्ट होगा 20,000, फिर उसके बाद प्रिंसिपल एडजस्ट होगा 10,000 में। क्वेश्चन 6 कह रहा है फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ सम्स पेएबल बाय निसार टू मिराज ऑन 4 मार्च 2017। ये क्या है? 1 जनवरी जून 2016। आज क्या है? 4 मार्च 2017 को निसार ने मिराज को 3.5 लाख देना था। 2 लाख उसने 2016 में लिया था और 1.5 लाख भी 2016 में, 1 जनवरी में 1 जून में। इनमें से सबसे पहले देखे कोई टाइम बार्ड तो नहीं है? अच्छा चले, अच्छी बात है। निसार सेंट ए चेक ऑफ 1 लाख ऑन 5 मार्च 2017 एज देयर वर नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम निसार। निसार ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं भेजी थी। ये निसार पता है कौन है? जो नहीं जो कल की क्लास में मौजूद नहीं था, उसे पता ही नहीं कि हमने कल ये सीखा था कि जब कभी किसी को पेमेंट भेजो साथ में इंस्ट्रक्शन जरूर देनी है, अपनी मर्जी चलानी है वरना वो अपनी चला लेगा। अब निसार भाई ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, मिराज भाई ने कल की क्लास ली हुई थी। मिराज भाई ने क्या किया? एडजस्टेड द पेमेंट अगेंस्ट अमाउंट ऑफ ₹150,000। उन्होंने कहा ये 200 नहीं 150 में। क्यों? 200 तो इमरान ने गारंटी किया हुआ है। गारंटी का मतलब समझते हैं? इमरान ने गारंटी, इसका मतलब है इमरान ने
मिराज को ये कहा है, ए मिराज निसार को 2 लाख निसार को 2 निसार को 2 लाख का उधार दे दो, अगर निसार ने उधार वापस ना किया तो मैं दूंगा। गारंटी क्या होती है? हाँ, अगर जमानत कि अगर निसार ने पैसे अदा ना किए तो। अब मिराज ने सोचा ये वाला डेट तो सिक्योर्ड है, 2 लाख वाला, ये तो मिल ही जाना है, निसार से ना सही इमरान से मिल ही जाना है। ये 150 ना मिला, ये अनसिक्योर्ड है, ये अगर निसार ने ना दिया तो और कोई नहीं देगा। तो पहले इसको क्लियर करते हैं। निसार ने पहले किसको, मिराज ने पहले किसको क्लियर कर दिया? 150। द गारंटर इमरान ऑब्जेक्टेड टू सच अप्रोप्रिएशन एंड क्लेम्ड। गारंटर जो था ना इमरान, ये वो ऑनलाइन वाला स्टूडेंट था जो डबल स्पीड पे लेक्चर सुनता है। हल्का हल्का कंसेप्ट इसको पता है, हल्का हल्का कंसेप्ट क्या पता है इसको, के टाइम ऑर्डर से एडजस्टमेंट होती है, के टाइम ऑर्डर से एडजस्टमेंट होते हैं। लेकिन ये नहीं सुन पाया कि कब टाइम ऑर्डर रूल लगता है, जब दोनों में से कोई भी अप्रोप्रिएशन ना करे, दोनों खामोश हों। द गारंटर इमरान ऑब्जेक्टेड टू सच अप्रोप्रिएशन एंड क्लेम दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ इनवाइसेस। उसने कहा डेट ऑर्डर में होनी चाहिए एडजस्टमेंट। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 टू डिस्कस वेदर द ऑब्जेक्शन ऑफ इमरान इज जस्टिफाइड। क्या इमरान का ऑब्जेक्शन जस्टिफाइड है? क्यों जस्टिफाइड नहीं है? अगर डेटर स्पेसिफाई ना करे तो क्रेडिटर का राइट है वो जैसे विश करे वैसे एप्रोप्रिएशन कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ मिराज ने जो एलोकेशन की क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि निसार ने एलोकेशन नहीं की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी, बड़ी केस स्टडी है। सबसे पहले कह रहा है फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑन अगस्त 4, 2011 ऑफ सम पेएबल बाय उबैद ऑन अकाउंट ऑफ क्लॉथ सप्लाइड बाय बिलाल। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है रुपी है। अच्छा, ये किस डेट को? अगस्त 4, 2011 को ये स्टेटमेंट है। इसका मतलब है 11 अगस्त को, अब इसको समझिए, 11 अगस्त को बाय उबैद ने पैसे अदा कर, 4 अगस्त 2011 को उबैद ने पैसे अदा करने हैं बिलाल को। देखिए क्या ये मेरी इंटरप्रिटेशन ठीक है? 4 अगस्त 2011 को उबैद ने अदा करने हैं बिलाल को कि बिलाल ने अदा करने हैं? बिलाल, हाँ जी, क्योंकि बिलाल ने उसे क्लॉथ सप्लाई किया। अच्छा, सबसे पहले देख, एक डेट ये है मिल मिला के कितना हो गया? 170 था। क्या इसमें कोई टाइम बार्ड है? इसको देखे 3 साल गुजर गए। ये कब टाइम बार्ड हुआ? 1 जनवरी 8, 2009, 2010, 2011 को। अब तो अगस्त 4, 6, 7 महीने गुजर गए। ये इसको नहीं हुआ 3, क्योंकि ये 12 में जाके टाइम बार्ड होगा। उसने आगे रिमार्क्स में लिख भी दिया, ना भी लिखता फिर भी हमें एग्जाम में इतनी होश होनी चाहिए कि 3 साल गुजर चुके हैं तो वो टाइम बार्ड हो गया। लेकिन सर ये तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है। हाँ, ये तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, ड्यू डेट तो नहीं है। अगर ड्यू डेट ना बताई हो अलहदा से तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को ही ड्यू डेट लेंगे। ठीक है, अगर ड्यू डेट अलहदा से ना बताई गई हो ट्रांजैक्शन को ही ड्यू डेट लेंगे। अच्छा, अब आगे चलते हैं। उबैद के हाथ में कुछ बड़ी रकम आई, 70,000। उबैद ने कहा भाई कर्ज तो ऐसी चीज है जो शहीद को भी माफ नहीं है, कर्ज अदा करते हैं। उबैद ने 70,000 का चेक 5 अगस्त 2011 को भेज दिया। ठीक है, देयर बीइंग नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम उबैद ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी। बिलाल एडजस्टेड द पेमेंट अगेंस्ट फॉलोइंग। बिलाल ने अब इस तरीके से एडजस्टमेंट की। अब देखे वसीम ने गारंटी, इधर गारंटी फिर आ गई, गारंटी की अमाउंट। तो मुझे बताइए, अगर आप बिलाल हो तो आप सबसे पहले कौन सा डेट एडजस्ट करने की कोशिश? टाइम। और सबसे बाद में
क्योंकि गारंटी वाला आपको पता है सिक्योर्ड मिल ही जाना है, इसने ना दिया तो वसीम दे देगा। बिलाल ने क्या किया जरा देखिए, बिलाल की अक्लमंदी देखे। उसने सबसे पहले टाइम बार्ड पूरे का पूरा एडजस्ट किया। क्या कर सकता है? लॉ ने इजाजत दिया टाइम बार्ड की, बिल्कुल। फिर 2 मार्च 2009 का एडजस्ट किया, 20,000 कर सकता है, भी कर सकता। फिर इसके बाद जंप लगा के इसको स्किप कर गया, जंप लगा के 28 अप्रैल पे आ गया। इस पे जितना 13,000 था वो एडजस्ट कर दिया, बाकी ये 50। क्या पार्शियल एलोकेशन भी हो सकती है? तो हो सकती है। क्या इसका जंप लगाना ठीक था? कैसे ठीक था? लॉ ने इसे खुली छुट्टी दी हुई है, ठीक है। लॉ ने इसे क्या किया हुआ है? खुली छुट्टी दी हुई है। तो एलोकेशन कर, क्या इसकी एलोकेशन ठीक है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन याद रखे, इस केस स्टडी को मजीद मुश्किल भी बनाया जा सकता था। नहीं क्या कोई स्टूडेंट जो बताए भाई कैश किधर है, टीए है कोई? यार कैश लेके आए, जरा कैश के बगैर मजा ही नहीं आता है। कोई टीए? हाँ जरा कैश लेके आए। कोई स्टूडेंट 100 रुपीज का इनाम। कोई स्टूडेंट जो मुझे बताए इसी सवाल को ज्यादा मुश्किल बनाना हो तो कैसे बनाया जा सकता है? 1 मिनट ठहरे, पहले इधर भाई, पहले इधर भाई ने हाथ उठाया था कोई? चले आप। दोनों पार्टीज कुछ ना बोले तो सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। गारंटी वाला लोन और दूसरा लोन सेम डेट, 2 लोन सेम डेट पे कर दें और 2 गारंटी वाला आ जाए और डिस्प्यूटेड वाला भी ऐड कर दें। 2 लोन सेम डेट पे हो। इधर आपने क्या बताया था? हाँ सुन लें, थोड़ा सा उन्होंने बताया, थोड़ा कंप्लीट कोई भी नहीं बता सका। अगर इस क्वेश्चन में डिस्प्यूटेड डेट भी आ जाए, फिर इसके बाद 2 डेट्स सिंगल डेट पे ड्यू हो और फिर उसके बाद इसमें इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया जाए, ये रहेगा ना खाने में। तो आपको पता होगा इन तीनों केसेस में कैसे हैंडल करना है। 300 वाला सवाल नहीं था ये। चले बहरहाल अभी तक उबैद भाई देखिए क्वेश्चन सिंपल है। उसने सिर्फ गारंटी को और टाइम बार्ड को इंक्लूड किया है, उसने डिस्प्यूटेड को इंक्लूड नहीं किया। सेम डेट के ऊपर उसने 2 नहीं लेके आया। इंटरेस्ट अच्छा किया उसने, अच्छा इजी हो जाए, लेकिन आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है गारंटर वसीम ऑब्जेक्टेड टू सच अप्रोप्रिएशन and claimed that since the amount of 37,000 was time barred, it should not be adjusted and the full amount guaranteed by him should be fully adjusted. Is the objection of Wasim valid? Not valid. क्यों? अगर मेंशन ना करे, इंस्ट्रक्शंस ना दे डेटर, तो क्रेडिटर की मर्जी है, क्रेडिटर की मर्जी है। वो जो डेट चाहे एडजस्ट कर सकता है इंक्लूडिंग टाइम बार्ड बट एक्सक्लूडिंग डिस्प्यूटेड डेट। डिस्प्यूटेड। तो एलोकेशन उसने सही की है, इसका ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं। एग्री करते हैं? अच्छा फिर आगे कह रहा है डिस्कस हाउ शुड द अबव पेमेंट ऑफ ₹70,000 बी अप्लाइड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्कमस्टेंसेस। ईच ऑफ यानी नीचे उसने ईच 1-2 सिचुएशन दी है। कहता है बताओ इन 2 सिचुएशन में अलग-अलग बताओ कैसे एलोकेशन होगी। पहली केस फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन ऑन द बैक ऑफ द चेक 20,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 70,000। इससे क्या बता रहा है वो कि भाई ये जो 70,000 पे कर रहा हूं ना मैं तुझे, ये 20,000 प्लस 50,000 का है। ये उसकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं। इम्प्लॉयड कर ले, एम्प्लॉयड कर ले। ये अब क्या 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 70 लिख दिया जाए, क्या ये डेटर की तरफ से इंस्ट्रक्शन बन जाएंगी? यस बन जाएंगी।
आगे चलते हैं। नो इंस्ट्रक्शन अबाउट एप्रोप्रिएशन पेमेंट वर गिवन बाय उबैद, बिलाल डिड नॉट मेक एनी एप्रोप्रिएशन इधर, किसी ने भी नहीं की। ऑर्डर ऑफ टाइम के हिसाब से 70,000 जाएगा। सबसे पहले कितना 37,000 पे हो गया, फिर 20 हो गया, और 50 में से कितना 13, बाकी 37 रह जाएगा। ये एलोकेशन समझ आ गई। चलिए एक पुराना क्वेश्चन, क्या चीज, टेबल नीचे वाला, नहीं ये तो एलोकेशन वाला टेबल है ना, ये तो पहले पार्ट में उसने जो एलोकेशन किया उसका टेबल है, बिलाल ने जो एडजस्ट किया। ये तो उस वक्त है जब वो इंस्ट्रक्शन डेटर इंस्ट्रक्शन ना दे और क्रेडिटर ने एलोकेशन किया। असल में इस क्वेश्चन को उसने 3 पार्ट्स बनाए। पहले पार्ट में पूछा अगर डेटर्स एलोकेशन ना करे तो क्या होगी, दूसरे पार्ट में पूछा अगर डेटर्स एलोकेशन कर दे तब क्या होगा, और तीसरे पार्ट में क्या पूछा अगर दोनों में से कोई भी एलोकेशन ना करे फिर रूल क्या होगा। ठीक है जी। तो ये असल में जो नीचे वाला टेबल है ना, ये ड्यू का टेबल नहीं है, उसकी एलोकेशन का टेबल है जब क्रेडिटर ने एलोकेशन की। अब चूंकि यहां पे डेटर कर रहा है नीचे, तो हमें इसको इग्नोर करना है, इसकी कोई ये रेलिवेंट है हमारे लिए। क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा, ए वॉज बैडली इन नीड ऑफ मनी एंड offered to sell his motorcycle worth ₹50,000 to B for ₹10,000. B accepted the offer, but before the motorcycle could be delivered, A received another offer for ₹35,000 and sold the motorcycle. A refused to carry out the contract with B on the ground of inadequacy of consideration. Is A liable to B for damages? Yes. क्योंकि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इज वैलिड कंसिडरेशन। अगर 10,000 का एग्रीमेंट हो गया तो 10,000 में बेचने हैं, वरना इसको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। डैमेजेस कितने होंगे आपके ख्याल में? जो मार्केट वैल्यू और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है इसका डिफरेंस तकरीबन 25,000। बिल्कुल 25,000। और कोई क्वेश्चन? देखिए कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कोई भी पार्टी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ना उसके बाद वो पूरा करना ही करना है। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? जब दोनों ने एग्री किया कि 10,000 में इसको बाय सेल करेंगे। पहली लाइन में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। और की क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट, अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। छोड़ दीजिए। गारंटी की क्वेश्चन क्या आपका? नहीं, गारंटी की अमाउंट जो है वो भी टाइम बार्ड हो सकती है, लेकिन वो फिर जिस बंदे ने गारंटी दी हुई है ना हम उससे निकलवाएंगे उसे। हाँ, गारंटी उसने 2 कंसेप्ट, एक क्वेश्चन के अंदर 2 कंसेप्ट तो टेस्ट कर सकता है, टाइम बार्ड भी चेक कर ले और गारंटीड भी, लेकिन एक ही डेट में दोनों कंसेप्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। ठीक। अच्छा, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले हमने परफॉर्मेंस के बारे में स्टडी किया था कि परफॉर्मेंस के कितनी टाइप्स होती हैं, परफॉर्मेंस के रूल्स क्या हैं। देखिए जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसके बाद या तो वो परफॉर्म होगा या परफॉर्म नहीं होगा, या तो 2 ही बातें होंगी, या तो परफॉर्म होगा परफॉर्म। आज हम ये स्टडी करने जा रहे हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता तो क्या होगा। इसे कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक होता है मुकम्मल होना, एक होता है खत्म होना, दोनों में फर्क है। एक होता है मुकम्मल होने का मतलब क्या है? हैप्पी एंड। खत्म होने का मतलब क्या है? सैड एंड। तो यहां पे पड़ा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो सिचुएशन जब एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। वो कंप्लीट होने पे भी खत्म हो जाता है, लेकिन कंप्लीट के अलावा भी ऐसी सिचुएशन है जब कॉन्ट्रैक्ट को
खत्म समझा जाएगा। तोड़ दिया कॉन्ट्रैक्ट को, फिर भी खत्म हो गया ना। अब ब्रीच का केस लगेगा, अब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का केस नहीं लगेगा जब पार्टी ब्रीच इसको तोड़ दे। तो टर्म डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझिए, इसका मतलब है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, या कहते हैं जब राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कम टू एन एंड। इसके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। एक है बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस, बेहतरीन सूरत हाल, जब दोनों पार्टीज अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर लें तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, कंप्लीट हो गया, ये है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तो आइडियल सिचुएशन है, ठीक है जी। इसके अलावा डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब, ये हेडिंग बनाई उसने, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हो सकता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, बाय इम्पॉसिबिलिटी और बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, इसका मतलब क्या है कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए दोनों पार्टीज की बाहमी रजामंदी से, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ, आधा अधूरा था, लेकिन फिर भी दोनों पार्टी ने बैठ के बाहमी रजामंदी से उसको खत्म कर दिया, ये भी तकरीबन इसे हैप्पी एंड ही समझे, इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन दोनों पार्टीज ने मिल बैठ के इसको खत्म कर दिया। इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, इसकी टाइप्स क्या है, म्यूचुअल डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है ये सुन लीजिए। ऑप्शन, पहला ऑप्शन अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टिंग हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसके ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, नीचे दोनों पार्टीज के साइन हुए हैं, बाद में आके एक पार्टी दूसरे से कहे भाईजान वो जो आपने 30 दिन के बाद गुड्स डिलीवर करने थे ना, वो 30 दिन की बजाय 60 दिन कर ले। इसने कहा अच्छा इधर 30 लिखा हुआ, इसको काट के 60 कर दिया, 60 के साथ इन्होंने भी साइन कर दिया, मैंने भी साइन कर दिया, ताकि पता चले ये किसी एक पार्टी ने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दोनों पार्टीज ने चेंज किया है। ये क्या होगा, ये होगा कॉन्ट्रैक्ट की अल्टरेशन हो गई। मैं बाद में कहने का भाईजान एग्रीमेंट हुआ था 20,000 में चीज बेचने का, मैंने आपको 20,000 देने थे, आपने मुझे टीवी देना था, अब बराए मेहरबानी उसकी 2 किस्तें कर ले। एक किस्त 1 मार्च को, दूसरी किस्त 1 अप्रैल को दूंगा आपको। ये कहते हैं ठीक है जी, नीचे लिख दिया गया, वो 20,000 को काट के लिख दिया गया पेएबल इन 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹10,000 ईच, उस पर दोनों ने साइन कर ली। ये क्या हुआ, अल्टरेशन। जब अल्टरेशन होती है तो पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन, जो पुरानी टेक्निकली देखें जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था पुरानी टर्म एंड कंडीशन वाला, वो खत्म, अब वो पूरा नहीं करना, अब कौन से वाले कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म पूरी करनी है, नए वाले। अल्टरेशन समझ आया, याद रखें ये अल्टरेशन का ऑथोराइज्ड होना जरूरी है, वरना इसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है। यानी अगर अल्टरेशन एक पार्टी ने अपनी मर्जी से कर ली ना, तो ये क्या, जैसे 20,000 लिखा था, इन भाईजान ने चुपके से उसके आगे 1 0 और ऐड कर दिया, 20,000 और मुझसे अब 2 लाख मांग रहे हैं, ये भी तो अल्टरेशन है, लेकिन ये अनऑथोराइज्ड अल्टरेशन है, एक पार्टी ने की है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अनऑथोराइज्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और आपके सिलेबस में शायद अभी नहीं है, एक बड़ी क्लासिक एग्जांपल है, भाईजान को मैंने दिया चेक 6,000 का, इधर लिखा चेक के ऊपर 2 थे ना, इधर लिखा 6,000 अमाउंट और इधर लिखा रुपीज में 6,000 रुपीज। इन भाईजान को चेक दिया, इन्होंने क्या किया, $60,000 कर दिया। अब ये मुझे बताइए अल्टरेशन है क्या, ऑथोराइज अल्टरेशन है, अनऑथोराइज अल्टरेशन। ये बैंक में जाएंगे, बैंक वाले को जरा भी पता चला ना, ये राइटिंग के एक्सपर्ट होते हैं, वो पता चल जाता है ये एक पेन से लिखा है, ये दूसरे पेन से लिखा है,
और बाज़ औक़ात लिखा किसने है, बज़ाहिर दिखने में हेडिंग से वो जो राइटिंग सेम हो ना, फिर भी वो जो प्रेशर होता है ना जिसके साथ लिखा जाता है उससे भी फर्क पड़ता है, उससे भी वो देख लेते हैं जो राइटिंग के एक्सपर्ट होते हैं। आप देखते होंगे कुछ लोग जो है दबा के लिखते हैं, कुछ दबा के नहीं लिखते। तो और भी बहुत से, सिर्फ राइटिंग की वो शक्लो सूरत नहीं होती बल्कि उसका प्रेशर भी और दूसरी चीजें भी दे पता चल जाए इसने अनऑथराइज्ड अल्ट्रेशन किया है, क्या इसको 60,000 मिलेंगे? अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या 6,000 मिलेंगे? 6 भी नहीं मिलेंगे, 6 भी नहीं। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट में अल्ट्रेशन ऑथराइज होगी तो नई वाली कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स मानी जाएगी, और अगर अनऑथराइज है तो ना नई ना पुरानी। अल्ट्रेशन क्लियर हो गया। एक दूसरा कंसेप्ट है नोवेशन। नोवेशन का मतलब यही है कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट चेंज होके नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। न्यू कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट हो जाता है, नया कॉन्ट्रैक्ट सामने आ जाता है, पुराना कॉन्ट्रैक्ट। मैंने भाईजान आपके साथ 20,000 में एग्रीमेंट हुआ था टीवी का, अब टीवी को छोड़िए, अब टीवी तो जो है पुरानी हो गई, अब आप ऐसा कीजिए 30,000 के साथ मेरा एलसीडी बेच दे मुझे, एलसीडी मुझे। अब अगर ये एग्रीमेंट कर ले, अगर तो उसी के ऊपर चेंज करके टीवी की जगह एलसीडी 20 की जगह 30 कर दे, ये होगा अल्ट्रेशन। और अगर उसकी बजाय नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए और उसमें लिख दिया जाए कि पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट था टीवी का, अब उसकी जगह पे नया एलसीडी का कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है, अब कौन सा, ये क्या होगा? नोवेशन। नोवेशन में नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है और पुराना अब इनफोर्सेबल नहीं होगा। ये बात समझ आई? अल्ट्रेशन और नोवेशन में फर्क समझ आया? नोवेशन में एक ट्विस्ट है, अगर कहें तो बता दूं आपको। ट्विस्ट ये, अल्ट्रेशन में पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट सेम रहती हैं, नोवेशन में पार्टीज टू दी कॉन्ट्रैक्ट सेम भी हो सकती हैं, चेंज भी हो सकती हैं, चेंज भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल दे दूं? एग्जाम्पल फिर याद रखनी है आपने। मैंने इन भाईजान को 50,000 रुपये देने थे, इन भाईजान ने, मिस्टर ए ने आगे मिस्टर बी को 50,000 देने थे। ये भाईजान दरमियान में ये आके कहने लगे, सर मैं दरमियान में ऐसे फंसा हूं, ऐसा कीजिए, मेरा एक एग्रीमेंट आपके साथ है कि मैंने आपसे 50,000 रुपये लेने हैं, एक एग्रीमेंट उस पार्टी के साथ है कि उसको 50,000 देने हैं। ऐसा करें, आप डायरेक्ट दोनों आपस में एग्रीमेंट कर ले, मैं निकल जाता हूं कि आप इस भाईजान को 50,000 रुपये डायरेक्ट दे देंगे। बात समझ आ रही है? ए ने पैसे देने हैं बी को, डी ने पैसे देने हैं सी को, बी कहता है ए और सी को कि आप डायरेक्ट हो जाएं, मैं दरमियान से निकल जाता हूं। अगर पुराने जो 2 कॉन्ट्रैक्ट थे ए और बी और सी, इनकी जगह पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाए जो किसके दरमियान में है, ये कौन सा केस होगा? नोवेशन। अब क्या पुराने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल होगा कि नए कॉन्ट्रैक्ट के? पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब कहानी में ट्विस्ट आता था। इसके बाद ट्विस्ट ये आता था कि ए कहता था मैंने सी को, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, मैंने तेरे को पैसे कोई नहीं देने, कर लो जो करना। ए, अब मुझे बताइए सी ने जो एक्शन लेना है वो ए के खिलाफ लेना है कि बी के खिलाफ? क्यों बी के खिलाफ क्यों नहीं? बी के खिलाफ एक्शन लेना था ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में, वो खत्म हो चुका है। अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल होगा और सी ने किसके खिलाफ? सी अब बी को कुछ भी नहीं कह सकता, भाई राजी हुआ था तभी सी को डायरेक्ट करवाया था ना। इसीलिए अब सी ने अगर रिकवरी का केस करना है किसके खिलाफ करेगा? नोवेशन। समझ आ गया? फिर इसके बाद रिसियन। रिसियन नॉर्मली होता है एक पार्टी की तरफ से, लेकिन जब दोनों पार्टीज मिलकर फैसला कर रहे हैं, भाईजान 20,000 में आपका टीवी खरीदना था, छोड़े 20,000 क्या टीवी है, आप एंजॉय करें टीवी, मैं अपने 20,000 एंजॉय करता हूं, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अमल ही नहीं करते। फर्क ध्यान में रखिएगा, अगर तो ड्यू डेट पे ये टीवी बेचने के लिए आए और मैं खरीदने से इनकार कर दूं, ये भी रिसियन है। यह है रिसियन बाय वन पार्टी, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है। या ड्यू डेट पे मैं इनके पास टीवी खरीदने जाऊं, ये बेचने से इनकार कर दें, ये भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड किया। हाँ, वैलिड टेंडर है ना, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया,
तो कॉन्ट्रैक्ट क्या किया, रिसेंड कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट रिसेंड करना मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ये भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा अगर वन पार्टी, लेकिन दोनों पार्टी मिलकर अगर कहें कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं, रिसेंड करते हैं, फिर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझा जाएगा। ठीक है, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए से हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म। दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर लें, बाद में पता चले गलती की है, दोनों पार्टीज खत्म कर सकती हैं? बिल्कुल खत्म कर सकती हैं। ये वाला रेसियन उस वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी वाले रेसियन से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? इसमें दोनों पार्टीज का। एक स्टूडेंट आके कहने लगा सर रेसिडेंट तो एक पार्टी करती है, आप इधर म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्यों पढ़ा रहे हैं? गलत पढ़ा रहे हैं मिला। भाई मैं सही पढ़ा रहा हूं, आप गलत समझ रहे होंगे शायद। चले तो रेसियन समझ आ गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक होता है रिमिशन, एक होता है वेवर। रिमिशन और वेवर। पाकिस्तान ने आईएमएफ से $1 अरब लिया, वापिस करना था 30 जून को। $1 अरब। 30 जून को पाकिस्तान $60 करोड़ लेके आईएमएफ के पास पहुंचा और हाथ जोड़ के कहने लगा भाईजान हमारे पास यही कुछ है, आपकी मेहरबानी, अल्लाह आपको बहुत देगा। अल्लाह ने आपको बढ़ा देना है, मेहरबानी फरमाए। हाँ, 60 करोड़ में पूरा डेट एडजस्ट कर दे। 60 करोड़ पूरा। अगर आईएमएफ ऐसे कर देता है तो इसे क्या कहेंगे? रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है जितनी अमाउंट ड्यू थी उससे कम एक्सेप्ट कर लेना इन फुल सेटलमेंट। रिमिशन दो तरह से हो सकता है, एक पैसे कम कर दें, वो भी रिमिशन है, वो भी राय दे दी, और एक टाइम बढ़ा दे, वो भी राय दे दी। पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया, आईएमएफ कहने लगा मुझे पता चल गया है आप 60 करोड़ लेके आए हैं और ये कहना चाहते हैं कि $1 अरब की एडजस्टमेंट हो जाए, मैं तैयार हूं। पाकिस्तान ने कहा सर ऐसी बात नहीं है, 60 करोड़ के अभी 10 करोड़ भी नहीं इकट्ठे हुए। आप ऐसा कीजिए, 30 जून का टाइम दिया था उसे बढ़ा के 31 दिसंबर तक कर दीजिए। टाइम क्या, टाइम बढ़ाना भी फेवर नहीं है भाई? पहले वाली भी फेवर थी कि अमाउंट, जितनी अमाउंट ड्यू थी उससे कम लिया। अगर टाइम बढ़ा दिया जाए वो भी फेवर है, तो ये भी क्या होगा? रिमिशन। क्या कहेंगे? रिमिशन। रिमिशन का मतलब क्या है? एक्सेप्टिंग लेसर अमाउंट, लेसर प्रॉमिस, फुल सेटलमेंट के अगेंस्ट। किस्तें नहीं करनी। देखिए दो सिचुएशन डिफरेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर इन भाईजान को मैंने 1 लाख देने थे और इनको जाके कहूं 60,000 अभी पकड़ो, 40,000 बाद में दूंगा, ये अल्टरेशन हो जाएगी, रिमिशन नहीं है। अगर इनको कहूं 60,000 पकड़ो, मेहरबानी आपकी, 40,000 माफ कर दो, ये रिमिशन हो जाएगी। और अगर मैं कहूं कि भाई कुछ भी नहीं है, 3 महीने और दे दो टाइम, ये भी रिमिशन हो जाएगी। और अगर पाकिस्तान जाए आईएमएफ के पास और कहे अल्लाह ने आपको बहुत देना है, मेहरबानी का हमारा पूरे का पूरा डेट ही माफ कर दे, पूरे का पूरा डेट ही माफ कर दे। आईएमएफ पाकिस्तान को नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के बैंक कुछ लोगों को कर दिया करते हैं। लोन लिया और फिर उसके बाद माफ करवा लिया है। आईएमएफ ऐसे ही नहीं, आप तो आईएमएफ को बुरा समझ रहे होंगे ना, कितना बुरा, इतने पैसे हैं, इसे बोरियां भरी हुई हैं इसने डॉलर्स की, और थोड़े से पैसे पाकिस्तान को नहीं, पहले कई दफा दे चुका है और देख चुका है उन पैसों के साथ क्या सलूक होता है, और भी बड़े और उसे पता है हमने पैसे कहां कहां छुपाए हुए हैं, उसे पता है। तो इसलिए अगर हम उसे कहें भाई कोई माफ कर दे तेरी मेहरबानी, और वो फर्ज कीजिए माफ कर भी दे, इसे क्या कहेंगे? वेवर का मतलब होता है 100% माफी। ये जो रिमिशन है ये है पार्शियल माफी, और वेवर क्या है? 100% माफी, 100% माफी। कंप्लीट अबेंडमेंट ऑफ राइट, कंप्लीट, ये है लेसर, ये है कंप्लीट। इसमें अमाउंट पे करनी पड़ती है, लेकिन कौन सी? थोड़ी। इसमें पूरी पूरी माफ हो गई,
प्रोमिस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रोमिस इज निगलेक्ट, ये इधर आना नहीं चाहिए था, लेकिन हमारी आदत है हम जहां पे आई कैप जो कंसेप्ट फिट कर दे फिर उसको उधर कवर करते हैं। प्रोमिस इज निगलेक्ट का मतलब क्या है? अगर प्रोमिसी का फॉल्ट हो, प्रोमिसी एक्सेप्ट ना करे, हाँ जी, प्रोमिसी वैलिड टेंडर था, प्रोमिसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये क्या हुआ? टेम्पटेड परफॉर्मेंस। ये वाली एग्जांपल थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें प्रोमिसी निगलेक्ट का मतलब ये है, बल्कि उसी को समझे कि प्रोमिसी ने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया या कुछ ऐसा काम किया कि एक्सेप्ट नहीं हो सकते। जैसे उसने क्या किया, एक केस में आई कैप की केस स्टडी में भी कहीं आएगा, उसने एक बंदे से कहा भाई सेकंड फ्लोर के ऊपर पेंट करवाना है, जुम्मे को आ जाना। जुम्मे को बंदा सेकंड फ्लोर पे आ गया, तो आके क्या देखता है, सेकंड फ्लोर पे जो सीढ़ियां जाती थी वो सीढ़ियां ही मालिक ने तोड़ दी हैं। अब बताइए वो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है? अब पता नहीं कब सीढ़ियां बनेगी कब नहीं बनेगी। क्या लकड़ी वाली सीढ़ी? अच्छा, वो लकड़ी वाली ऊपर जाएगा तो जो मालिक सीढ़ियां पक्की सीढ़ियां तोड़ सकता है वो लकड़ी वाली नीचे से सीढ़ी खींच नहीं सकता। इतने उल्टे मशवरे ना दे। अब क्या उस पेंट करने वाले के लिए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना आसान है? नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? प्रोमिस निगलेक्ट। अगर प्रोमिसी के निगलेक्ट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हो सके, क्लियर? वैसे मेरे ख्याल में इंतहाई मिसफिट है ये वाली हेडिंग, लेकिन आई कैप ने लिखी तो मतलब हम भी इधर ही लिखेंगे, है ये मिसफिट। इसको यहां नहीं बल्कि इसको यहां होना चाहिए था। रिपीट कर ले, सुन लें। प्रोमिस निगलेक्ट का मतलब है अगर प्रोमिसी पर प्रोमिसी ने कोई काम करना था, देखिए प्रोमिसी की जिम्मेदारी होती है प्रोमिसर को एक रीजनेबल फैसिलिटी प्रोवाइड करे। अगर प्रोमिसी की कोई जिम्मेदारी थी उसने करनी थी पूरी, लेकिन वो नहीं की, इस वजह से प्रोमिसर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सका, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। इसकी चले एक और एग्जांपल देता हूं, आपने यही एग्जांपल अपने ज़हन में रखनी है। लकड़ी वाले को जाके कहने लगे हमारे नासिर भाई, लकड़ी वाले को जाके कहने लगे, ए भाई क्या मुझे तुम पढ़ने के लिए टेबल और चेयर बना दोगे? उसने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं, बना के दूंगा। उसने कहा ठीक है, लेकिन लकड़ी मैं आपको ला के दूंगा, 1 नंबर लकड़ी, आपने उसकी टेबल और चेयर बनानी है। उसने कहा एग्री हो गया, 15 तारीख को चेयर लकड़ी ले आइएगा, 20 तारीख को आपको तैयार मिलेगा टेबल चेयर। अब इसमें प्रोमिसी जो है नासिर भाई, इनकी कोई जिम्मेदारी है? क्या जिम्मेदारी? लकड़ी प्रोवाइड। इन्होंने 15 को लकड़ी प्रोवाइड नहीं की, 20 को लकड़ी वाले ने चेयर और टेबल नहीं बनाई, तो अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसकी तरफ से है? प्रोमिसी की तरफ। अब निसार भाई 20 तारीख को गए और कहने लगे टेबल चेयर दो। उसने कहा भाई पागल हो गया, तुमने तो मुझे लकड़ी ला के देनी थी, वो दी नहीं, टेबल चेयर कहां से बनाऊं? उसने कहा तुमने एग्री किया था टेबल चेयर लाके, तो अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तुम्हारी तरफ से। तो कहने लगा भाईजान ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो आपकी तरफ से हुआ है, आपने लकड़ी नहीं 15 तारीख को लाके दी, बताइए किसकी तरफ से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ? प्रोमिसी की तरफ। ये प्रोमिसी का निगलेक्ट है कि नहीं? ये है एग्जांपल कि अगर प्रोमिसी ने कोई काम करना था लेकिन उसकी नेग्लिजेंस से उसने वो काम नहीं किया और उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सका। प्रोमिसी का होता है, जिम्मेदारी होती है कि वो रीजनेबल फैसिलिटी प्रोवाइड करे, डैमेजेस क्लेम कर सकता है, बिल्कुल। अब ये म्यूचुअल कैसे हुआ, इसके ऊपर आई कैप की बुक साइलेंट है कि उसने इसको म्यूचुअल में क्यों लिखा, हम भी साइलेंट हो जाते हैं। याद कर लें इसको, मैंने आपको पहले बताया, मेरे ख्याल में ये मिसफिट है इधर। जी भाई पूछ ले, क्या बात, क्या चीज? सरेंडर्स हिज लीगल राइट। सरेंडर का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना। सरेंडर का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। जैसे सरेंडर करते हैं ना, जैसे जब कभी जंग होती है
तो इंडिया की फौज पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर देती है, हैं? ऐसे सरेंडर कर देती। हाँ जी, बाकी समझ तो आप गए होंगे। तो वो होता है सरेंडर करना। सरेंडर, जैसे इन भाईजान से फीस लेनी थी कॉलेज वालों ने, ये ना पढ़ते थे, ना टेस्ट देते थे, ना ही फीस देते थे। अब प्रिंसिपल साहब ने कहा फीस, इन्होंने कहा सर फीस तो नहीं है। प्रिंसिपल साहब का राइट था कि नहीं इनसे फीस रिकवर करना, लेकिन उन्होंने ये इसको फीस माफ कर दी, मतलब अपना सरेंडर कर ले। अगर थोड़ी फीस माफ करे तो पार्शल राइट सरेंडर किया, अगर सारी फीस माफ कर दे तो वेवर। ठीक है, तो सरेंडर राइट का मतलब समझ आ गया आपका। अब जो अपना हमारा राइट था हम उसको छोड़ दे, जो राइट है उसको छोड़। भाई झगड़ा हो दो लोगों के दरमियान में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का या पैसे लेने, तो जो अपना राइट सरेंडर कर दे उसे क्या मिलता है भला? बदले में जन्नत मिलती है। कुछ भी नहीं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर चीज जन्नत। लेकिन मरने के बाद, मरने से पहले नहीं, मरने के बाद। चलिए अब डिसा टाइम कैसे हो गया? कोई बात ना भाईजान, ऐसे ना करें। वो ऑनलाइन में स्टूडेंट्स ना कंप्लेन करते हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, वो कहते हैं सर क्लास में शोर बहुत होता है तो हमें कंसेप्ट समझ ही नहीं आता। ठीक है, हाँ, तो कोशिश किया करें, हाँ, शोर ना मचाया करें। ठीक है, हाँ, मेरे भाई क्वेश्चन पूछे। प्रोमिसी का निगलेक्ट हो तो जो डैमेजेस क्लेम करेगा वो कौन करेगा? प्रोमिसर करेगा, क्योंकि एग्रीव पार्टी प्रोमिसर है। हाँ, देखिए डैमेजेस कैलकुलेट कैसे होते हैं, उनकी अमाउंट क्या होगी, ये हमारा एक पूरा चैप्टर है। देखिए चैप्टर 9 है, शायद चैप्टर 9 का टाइटल क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यही है। हाँ, इस चैप्टर 9 में सीखेंगे डैमेजेस कैलकुलेट करना। हाँ, क्या कोई फ्यूचर का लॉस हो वो भी रिकवर करवा सकते हैं कि नहीं, ये चैप्टर 9 में सीखेंगे। और की क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म। अच्छा, अब आपकी असाइनमेंट फिर कोई नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट आज के इस कंसेप्ट में बेस कर रही थी जो हमने कंप्लीट नहीं कर सके, तो फिर आज आपकी असाइनमेंट कोई नहीं है। इंशाल्लाह कल इसको कंप्लीट करेंगे असाइनमेंट कल। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।